हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है उसमें हिंदी का मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का 2 सेट, ये सारे सेट का हम सॉल्यूशन बता चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और चलिए अब हम लोग इस सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, खंड क में एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। मानव जाति का अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति है। ठीक है, मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। ठीक है, ये सब देखिए अमूल्य पूंजी, ये सब क्वेश्चन में है नीचे। उसके बाद है, अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता के विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है तो उसका वह मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानवीय बुद्धि जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं से प्रवृत्त रहती है तो उसकी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वहाँ कुविचार अपना घर बना लेते हैं तो उसकी पाश्विक प्रवृत्तियाँ उस पर हावी हो उठती है। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है उसका साथ देती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है? तो इसमें क्या हो जाएगा, विवेक और विचारों का। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन में है, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? तो क्या है, सद्विचार। ठीक है, ऊपर सब लिखा हुआ है। उसके बाद है, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है, उत्साह नहीं है। ठीक है, उत्साह नहीं होगा विचारों की पूंजी में शामिल। और विवेक, तर्क और बुद्धि ये जो है ये विचारों की पूंजी में शामिल है। ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है। ठीक है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। देखिए अमूल्य पूंजी क्या क्या है, बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 3 नंबर में कि विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है, तो उत्साह नहीं है ना, विवेक, तर्क और बुद्धि ये तो था। ठीक है, अब 4 नंबर का क्वेश्चन में है, मानव में पाश्विक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत होती है? तो देखिए कुविचारों के कारण, अगर उसमें कुविचार आ जाता है तो उसमें पाश्विक यानी पशु वाला प्रवृत्तियाँ, ठीक है, जागृत हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना, किंतु जब वहाँ कुविचार जब आ जाता है तो पाश्विक प्रवृत्तियाँ आ जाती है। ठीक है, अब आगे का 5 नंबर में सद्विचार का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द बताना है। तो देखिए सद्विचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्विचार। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक पद्यांश दिया हुआ है, कविता दिया हुआ है, इससे हम लोग को पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पोंछता बहते आंसू जी भरकर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद ही जल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जो खुद मिटने वाले होते हैं वे रचते इतिहास नया, मंत्र नाश का पढ़ा करे कुछ, द्वार द्वार पर जा करके फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। ठीक है, अब 6 नंबर में क्वेश्चन है, सृजन के आकाश से क्या आशय है? तो देखिए सृजन का आकाश मतलब नए आकाश का बनना। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर में क्वेश्चन है, चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है? तो तिनका तिनका जोड़कर, है ना, पहले में ही लिखा हुआ था। उसके बाद 8 नंबर में मानव और दानव में क्या अंतर है? तो देखिए मानव और दानव में क्या अंतर है, तो मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। ठीक है, ये ए वाला सही है। ठीक है, ये ए वाला सही है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स, नाश का विलोम शब्द, नाश मतलब खत्म करना, विनाश करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा सृजन। ठीक है, अब है कविता का संदेश क्या है? तो कविता, इस कविता में क्या संदेश देना चाहता है? मानव और दानव दोनों एक समान है? नहीं। राहों में आग बिछानी चाहिए? ये भी नहीं। घर घर में फूल की देखभाल करनी चाहिए? ये नहीं है। खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए? हाँ, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं व्याकरण से दिया हुआ है 11 नंबर में, चिड़िया आसमान में उड़ती है। तो देखिए ये कौन सी क्रिया है? तो हम बोले हैं कि मेरा प्लेलिस्ट में हम क्रिया बहुत अच्छा से समझाए हैं, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया क्या होता है ये हम बहुत अच्छा से समझा चुके हैं।
ठीक है। फिर भी हम बता देते हैं चिड़िया आसमान में उड़ती है। देखिए उड़ती है, इसमें हम लोग क्या या किसको का जवाब नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है। देखिए चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है इसका जवाब नहीं मिलेगा। चिड़िया कहाँ उड़ती है, कहाँ का जवाब हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को किसका जवाब चाहिए, क्या का या फिर किसे का। ये दो का जवाब अगर हम लोग को मिलता है तो वो सकर्मक होगा, नहीं तो वो अकर्मक होगा। ठीक है। चिड़िया क्या उड़ती है नहीं जवाब मिलेगा, चिड़िया किसे उड़ती है इसका भी जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन चिड़िया कहाँ उड़ती है इसका जवाब मिलेगा। तो हम लोग को कहाँ का जवाब नहीं चाहिए, हम लोग को बस क्या और किसे देखना है। अगर ये मिल रहा है तो सकर्मक होगा और इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो अकर्मक। तो अभी इसका जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, अकर्मक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो। देखिए कर्ता और क्रिया उपस्थित होता है लेकिन कर्म नहीं होगा, तो जिसमें कर्म नहीं वो अकर्मक क्रिया। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर में उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। उत्तर का मतलब जवाब भी होता है, उत्तर दिशा भी होता है, बाद का भी होता है और दक्षिण दिशा नहीं होता है। ठीक है। उत्तर का अर्थ दक्षिण दिशा नहीं होता, इसलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर में रात ही रात में विग्रह का समास समस्त पद क्या होगा। समस्त पद मतलब इसको समास मिला के बोलना है, तो रात ही रात को हम लोग क्या बोलते हैं, रातों रात। ठीक है। रातों रात का समास विग्रह रात ही रात होता है। ठीक है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, जिस समास में पहला पद अवयव रहता है। देखिए यहाँ पे बोल दे रहा है पहला पद अवयव रहेगा, तो ये कैसा समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा, यानी ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर में क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य रहता है। देखिए एक प्रधान वाक्य रहता है, एक आश्रित रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला टिक हो जाएगा, आश्रित वाक्य। ठीक है। इसके बाद है राजा का महल यानी कि राजमहल, कौन सा समास है। तो देखिए जब का से में ये सब जब आता है, यानी जो कारक चिन्ह है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, हम समास का वीडियो में सब बता चुके हैं। ठीक है। आप लोग हिंदी का प्लेलिस्ट में जाके समास का वीडियो देख सकते हो, उसमें हम सारा समास जितना भी है 6 समास सारा को बहुत अच्छे से समझा के बताए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग कौन सा समास में हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। ठीक है। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए देखिए समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है, जो दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ता है। तो जोड़ने वाला कौन कौन है, और, किंतु, परंतु, ये सब होता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला ए वाला जो है, इसमें मोहन और सोहन, देखिए और से दोनों को जोड़ा है, इसीलिए ये वाला समुच्चय बोधक शब्द का इस वाक्य में उपयोग हुआ है। ठीक है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो देखिए ये सिंपल सा दिया हुआ है, बच्चे गीत गा रहे हैं, तो ये कृत्रिवाच्य होगा। ठीक है। देखिए वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है। एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य, यहाँ तीनों दिया हुआ है। तो कर्तृवाच्य जो सिंपल से लिखा रहेगा, मोहन पढ़ रहा है, वह जाता है, राम खाता है, इस तरह से। और जब द्वारा या से आ जाता है, जैसे राम द्वारा पढ़ा जाता है, या राम द्वारा चला जाता है, राम द्वारा सोया जाता है, इस तरह जब रहता है, या राम से चला नहीं जाता, इस तरह द्वारा या से जब लगता है तो या तो वो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जिसका जो सकर्मक क्रिया होता है ना, उसका हमेशा कर्मवाच्य बनेगा, और जो अकर्मक क्रिया होता है उसका भाववाच्य। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चे गीत गा रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं, गीत, यानी यहाँ सकर्मक क्रिया है। ठीक है। और सकर्मक क्रिया का जब इसका वाच्य बनेगा तो ये कर्मवाच्य बनेगा, इसका भाववाच्य नहीं बनेगा। ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, बच्चे द्वारा गीत गाया जा रहा है, द्वारा आ जाएगा तो कर्मवाच्य। ठीक है। और यही अलग रहता, राम उठ नहीं सकता, तो क्या होता, राम से उठा नहीं जाता, उस समय वो भाववाच्य होता। क्यों, क्योंकि राम नहीं उठ सकता, उसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है। तो अभी तो हम लोग को सिंपल से दिया हुआ है बच्चे गीत गा रहे हैं, तो ये एक कृत्रिवाच्य। अगर यहाँ रहता बच्चे द्वारा गीत गाया जा रहा है तो फिर कर्मवाच्य हो जाता। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए 20 नंबर में जो हम अभी समझा रहे थे वही यहाँ पे दे दिया है, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। देखिए मजदूरों के द्वारा, हम क्या बोले, जब द्वारा आ जाता है उस समय क्या हो जाता है, या तो भाववाच्य या कर्मवाच्य होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या काटा जा रहा है, इसका तो जवाब मिल रहा है ना, मजदूरों द्वारा क्या काटा जा रहा है, तो क्या काटा जा रहा है यानी पेड़, तो क्या का जवाब है यानी सकर्मक है, और सकर्मक क्रिया में कैसा हो जाता है, कर्मवाच्य बनता है। ठीक है। ठीक है। अब सेक्शन ग देखते हैं, इसमें है, इसमें पाठ्य पुस्तक का दिया हुआ है। ठीक है। देखिए मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाइए कौन पे उधो। देखिए उधो वाला यानी कि ये जो पद वाला है, यानी कि सूरदास का वो वाला पोयम से लिया गया है। ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। 21 में है, प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई, तो गोपियों की मन की बात मन में ही रह गई। ठीक है। उसके बाद 22 नंबर में, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया,
तो कौन सा संदेश भिजवाया था? योग का संदेश भिजवाया था, है ना। 23 नंबर में है कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? तो उन लोग का स्थिति कैसा हो गया था? विरह की आग जगी, ठीक है, मतलब उन लोग के अंदर में विरह का आग जलने लगा, यानी कि जुदाई का। उसके बाद है गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो देखिए उत्साह कविता जो है वो ललित कल्पना, उसके बाद क्रांति चेतना और नव निर्माण नव संचार की ओर संकेत करता है, ठीक है, यानी बी वाला ठीक हो जाएगा। जल जात का क्या अर्थ होगा? तो जल जात का अर्थ क्या होता है? जिसका जन्म जल में हुआ है। तो जल में किसका जन्म हुआ है? यहाँ चारों में से कमल का फूल का, यानी ये जल जात है। 27 नंबर में है नागार्जुन ने फसल के किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? तो फसल में देखिए नदियों का पानी ये भी था, किसानों की मेहनत भी था। सी नंबर में मिट्टी के गुणधर्म और सूर्य की किरणें ये भी था, यानी कि यहाँ पे उपयोग सभी हो जाएगा, यानी डी वाला टिक हो जाएगा, ठीक है। अब 28 नंबर में देखते हैं कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला 2 साल तक, ठीक है। अब देखिए बुक से दिया हुआ है, ये पैसेज है, इसको पढ़ना है और आंसर देना, ठीक है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे में हृदय सुभाष की प्रतिमा, देखिए सुभाष की प्रतिमा यानी कि नेताजी का चश्मा वाला चैप्टर से लिया गया ये ला। तो इसको पूरा पढ़ते नहीं, बस सीधे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। 29 नंबर में है प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से? तो नेताजी का चश्मा, ठीक है, नेताजी का चश्मा से लिया गया है। अब 30 नंबर में हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर में 15 दिनों के बाद, ठीक है, 15 दिनों के बाद वो कस्बे से गुजरे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 15 दिन बाद, है ना। इसके बाद एक कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी, ठीक है। 32 नंबर में हालदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? तो इसलिए लगा क्योंकि जो उसको चश्मा पहनाता था यानी कि कैप्टन वो मर चुका था, अब चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं था, तो इसीलिए लगा, ठीक है, मतलब कैप्टन मर गया था इसलिए लगा कि अब चश्मा नहीं होगा। फिर भी उसमें एक चश्मा लगा हुआ था, है ना, बच्चा लोग लगाया था। अब 33 नंबर में बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाकर्म में किससे आग दिलाई? देखिए तो अपने पतोहू से, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बाल गोविंद पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पसीना। उसके बाद है 35 नंबर में तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियों में कहानी किस कहानी से ली गई है? तो ये किस कहानी से लिया गया है? तो ये है बाल गोविंद भगत से लिया गया है, ठीक है। 36 नंबर में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो जब उनका इकलौता बेटा मर गया था तब भी वो बहुत खुशी मना रहे थे, ठीक है, गाना गा रहे थे, है ना। तो हो गया। अब अगला है, अगला फिर पैसेज है झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई, घर में कोहराम मच गया, हम केवल धीमे सुर में सा से सा कहते हुए मैया के आंचल, देखे माता मैया का आंचल मतलब माता का आंचल का चैप्टर का है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है? तो देखिए ये कौन सा कहानी से? माता का आंचल। उसके बाद 38 नंबर में लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीस कर लगाई? तो यहाँ पे दिया हुआ था सबसे ऊपर में ही कि हल्दी पीस के लगाई। उसके 39 नंबर में लेखक कहाँ डर कर छिप गए थे? तो मैया के आंचल में, है ना। उसके बाद 40 नंबर में है माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? तो देखिए माता के आंचल में लेखक को क्या मिला था? यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है मैया के आंचल की प्रेम और शांति, है ना, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? प्रेम और शांति मिला, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।